नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश जनहित में आपका स्वागत है। और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं बाढ़, बारिश और संक्रमण की। बाढ़ बारिश के कहर के बीच संक्रामक बीमारियों ने इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में पैर पसारना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में बारिश और बाढ़ का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा एक तरफ, और दूसरी तरफ गंगा यमुना जैसी तमाम जो नदियां हैं वो उफान पर हैं। इससे कई जिलों जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। लेकिन अब इस प्राकृतिक आपदा के साथ एक और बड़ा खतरा सामने आ रहा है। संक्रामक बीमारियां जो है वो तेजी से अपना पैर फैलाना शुरू कर चुकी हैं। यमुना नदी का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, जिससे बुखार, शरीर में लाल दाने, खुजली, तेज बुखार, डायरिया, मच्छर जनित बीमारियां जैसे डेंगू और मलेरिया तेजी से पैर पसार रहे हैं। प्रयागराज, वाराणसी, सीतापुर, कानपुर जैसे कई जिलों में बाढ़ ने तबाही मचाई। सैकड़ों गांव जलमग्न हुए और हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर राहत शिविरों में शरण लेने को मजबूर हुए। लेकिन इन शिविरों और बाढ़ ग्रस्त इलाकों में स्वच्छता की कमी और दूषित पानी के कारण बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। डायरिया, मलेरिया, टाइफाइड जैसी बीमारियां लोगों के लिए जानलेवा साबित हो रही हैं। खासकर बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा इसकी चपेट में आ रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इस बीच तमाम जिलों में स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है, प्रभावित क्षेत्रों में राहत कैंप स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए जा रहे हैं या नहीं, कैसी तैयारियां हैं स्वास्थ्य महकमे की और इस संक्रमण से कैसे बचा जा सकता है, इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। तमाम जिलों की तस्वीरें जो सामने आई हैं उनका हम रुख कर लेते हैं। प्रयागराज की सबसे पहले बात कर लेते हैं। एक तरफ प्रयागराज में चौथी बार बाढ़ का प्रकोप जारी है, वहीं संक्रामक बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया है। इस बीच प्रयागराज जिले के सबसे बड़े जिला अस्पतालों में से एक वेली अस्पताल जो बाढ़ के प्रकोपों के बाद यहां संक्रामक बीमारियों के जो पेशेंट है वो लगातार पहुंच रहे हैं। अस्पताल प्रशासन का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें, शहर में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के सबसे करीब यह हॉस्पिटल माना जाता है। तेलियरगंज, फाफामऊ, गोविंदपुर जैसे मोहल्ले जिनमें बाढ़ का प्रकोप सबसे अधिक है और बेली अस्पताल जो है इन क्षेत्रों से सबसे नजदीक है। इसके साथ ही गंगा नदी के तराई क्षेत्र के करीब भी है ये हॉस्पिटल, इसलिए इस हॉस्पिटल का महत्व और भी बढ़ जाता है। हॉस्पिटल में डेंगू मरीजों के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। अस्पताल में 25 बेड का एक बोर्ड बनाया गया है, जिसके एक वार्ड में 10 बेड पूरी तरीके से तैयार हैं। 10 को वेटिंग में रखा गया है, 10 बेड को वेटिंग में रखा गया है, 5 बेड बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं। वार्डों में ऑक्सीजन सिलेंडर भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद किए गए हैं। सौभाग्य से अभी तक एक भी डेंगू का मरीज जो है वो प्रयागराज के इस हॉस्पिटल में रजिस्टर्ड नहीं हुआ है, जिससे दूसरी तरफ प्रशासन जो कह रहा है कि वो सभी तैयारियां जो है, स्वास्थ्य महकमा जो कह रहा है कि इन संक्रामक बीमारियों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। अस्पतालों में अतिरिक्त बेड लगाए गए हैं और जो अन्य जो जरूरी जो चीज़ें हैं, दवाइयों का प्रॉपर स्टॉक मेंटेन किया गया है। तमाम चीज़ें जो है वो अस्पताल प्रबंधन के द्वारा और जिला स्वास्थ्य अधिकारी का कहना है कि जिले में की जा रही है, ताकि संक्रामक बीमारी का जो अब बाढ़ और बारिश के बाद संक्रामक बीमारियों का दौर चला है तो उससे लोगों को कम से कम त्वरित उनको लाभ पहुंचाया जा सके। सीतापुर की अगर हम बात करें तो सीतापुर में संक्रमित बुखार के चलते मौत का सिलसिला शुरू हो गया है। तो प्रयागराज में हम आपको दिखा देते हैं जो प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आई हैं, वो हम आपको सुना देते हैं। डेफिनेटली इस वक्त मौसम ऐसा हो गया है, इतनी हाई ह्यूमिडिटी है और आप देख ही रहे हैं प्रयागराज में फिर से घरों में पानी घुस गया है। लोग ठीक से अपने घरों में रह नहीं पा रहे हैं, शेल्टर्स में रह रहे हैं। इन सारे कंडीशंस की वजह से लिविंग कंडीशंस बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। साथ ही जैसे वायरल फीवर होता है तो उसमें भी साथ में ही कंजंक्टिवाइटिस होता है। तो इसके लिए मैं सबको ये सलाह दूंगी कि एक तो सफाई का बहुत ध्यान रखें। जैसे आप बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में भी हैं तो अपनी सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, हमारे यहाँ जो है बेड जो है वो सब डेजिग्नेट कर दिया गया है और डेंगू के लिए हम लोगों ने 10 बेड जो है वो उनके लिए रखा हुआ है। उसमें मच्छरदानी, दवाइयाँ, स्टाफ सब लोगों की पोस्टिंग कर दी गई है उसमें। और इसके अलावा भी फिजिशियंस जो भी बेड हैं वो भी हम लोगों ने तैयार कर रखा है। अगर पेशेंट ज़्यादा हो जाएंगे तो वहाँ भी हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्तमान में अभी ऐसा कोई
कंडीशन है नहीं, उस टाइप के पेशेंट्स अभी आ नहीं रहे। आँख की प्रॉब्लम थी, दिखाने के लिए आया था शिकायत। अच्छा जी, ये पानी बरस रहा है, बाढ़ की समस्या आ रही है, इसकी वजह से कोई समस्या तो नहीं आई आपको? नहीं, इसकी वजह से भी कोई समस्या नहीं है। कुछ टाइम बाद समस्याएं स्टार्ट होंगी, सितंबर लास्ट। तो इस समय जो आँख की समस्या कैसे, क्या प्रॉब्लम थी आपको? ट्विचिंग हो रही थी मतलब। अच्छा अच्छा, तो आज पहली बार यहाँ पे दिखाना है नहीं, कि हम तो यहीं रहते हैं, रेगुलर आते आते आराम मिल रहा है आपको? हाँ, आराम मिलता है, तभी आते हैं। मतलब दवाई और मेडिसिन में कोई प्रॉब्लम है नहीं आपको? सारी मेडिसिन यहीं से लिखी जाती है जी, सारी मेडिसिन यहीं से मिल जाती है आसानी से। और सारी मिल जाती है। तो प्रयागराज में डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना था कि जो तमाम जो है वो अस्पताल में व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि संक्रमित लोग अगर यहां आते हैं तो उनको त्वरित रूप से इलाज मुहैया कराया जा सके। और लोगों में किस तरीके की दिक्कतें हो रही हैं, लोगों ने अपनी भी बात रखी, वो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं और जो भी उनको समस्याएं हो रही हैं उसके लिए वो डॉक्टरों के पास पहुंचकर इलाज करवा रहे हैं। अब सीतापुर की हम बात कर लेते हैं। सीतापुर में संक्रमित बुखार के चलते मौतों का सिलसिला शुरू हो चुका है। एक बच्चे की संक्रमित बुखार ने जान ले ली है। पिछले 2 दिनों से ये बच्चा बुखार से पीड़ित था। परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे। इस दौरान डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। कोतवाली देहात के सलेमपुर अली राजा गांव का ये पूरा मामला है। अस्पताल में फिलहाल बाराबंकी में अगर बात करें तो अस्पतालों में बेड की कमी बताई जा रही है। एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को भर्ती करने के दौरान लिटाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कैंप जो है वो बेअसर साबित हो रहे हैं। सीतापुर में अस्पताल में संक्रामक बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्थिति यह है कि अस्पताल में एक बेड पर 2 से 3 मरीजों को लिटाना पड़ रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगाए जा रहे जो विशेष चिकित्सा शिविर हैं वो भी प्रभावी साबित नहीं हो रहे हैं। जिला अस्पताल के साथ साथ सीएचसी में भी मरीजों की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। इस दौरान सीतापुर से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही हैं वो भी हम आपको सुना देते हैं। जिले अस्पताल में हमारे वहाँ हमारा सभी जांचें यहाँ उपलब्ध हैं और हमारे डॉक्टर साहब सब ओपीडी में बैठते हैं और मरीजों को भर्ती करने की सुविधा है। यहाँ पे सारी प्रकार की दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। संक्रामक बुखार जैसे मलेरिया है, ऐसे में ज़्यादा बढ़ रहे मरीज, तो इसमें तो यहाँ पे मरीज जो पूरे जनपद के आते हैं, जो मरीज आते हैं उनकी हम लोग हमारे फिजिशियन और पीडियाट्रिशियन और सर्जन लोग जांच करते हैं और उसके बाद फिर उसका इलाज लिखते हैं और जो जरूरत पड़ती है वो साथ ही दवा दी जाती है। मुझे बुखार आ रहा है। कई दिन से आ रहा है? बुखार तो 7-8 दिन। अच्छा, 7-8 दिन। उतरा नहीं? नहीं उतर जाता है, फिर सो जाता है। जाँच हुई? हाँ जाँच हुई। क्या निकला? क्या बताएं डॉक्टर? जाँच में कुछ नहीं, 3 जाँचें कराने। कौन ने बाहर कराया कि अंदर? बाहर के। अच्छा, इसको बुखार 1 महीने से आता है। 1 महीने से आ रहा हाँ, छोड़ डॉक्टर ने क्या बताया, क्या हुआ इसका? इनका फिर का मतलब नानी जा रहा है, दवा ले लेते। आप डॉक्टर क्या बता रहे हैं, क्या हुआ दिक्कत? यहाँ क्या जाँच भी नहीं। जाँच नहीं हुई? कब आई हो यहाँ? कब आई? कब आई? कल आई। कल से अभी जांच भी नहीं हुई है? कल से जाँच नहीं है। पहले मशीनें बिगड़ी तो जाँच हुई। तो मशीन बिगड़ी, जांच नहीं हो पाएगी। आज हाँ महीना नहीं कल हुई है। की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर जिला अस्पताल में हम पहुंचे हैं और यहाँ का रियलिटी चेक करेंगे और यहाँ पर देखा है कि लगातार संक्रामक बुखार है और जो वायरल फीवर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये लाइन लगी हुई है, दवाई वितरण कक्ष है जहाँ पर सुबह से ही हज़ारों की संख्या में मरीज पहुँच रहे हैं और वितरण दवाई किया जा रहा है। और सामने पर्चा काउंटर भी है जहाँ पर आपको दिखाएंगे कि लगातार भीड़ लगी हुई है। तो ऐसे में जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है उनका लगातार कहना है कि कैंप लगाए जा रहे हैं और कैंप वहां पर गांव में जाकर बुखार के लिए देखा जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर गांव में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है क्योंकि यहां पर संक्रामक बुखार लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते यहां पर मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कितने कैंप लगाए जा रहे हैं और क्या क्या व्यवस्था की जा रही है, क्योंकि बाढ़ क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कैंप नहीं लगाए गए हैं, जिसके चलते मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और अपने नज़दीकी सीएचसी पीएचसी में पहुँच रहे हैं। सीतापुर से अबरार अली के न्यूज़ इंडिया। तो सीतापुर के बाद हम कानपुर का रुख कर लेते हैं। कानपुर में भी जो बरसात का मौसम है वो मुसीबत बनकर सामने आया है। जगह जगह जल भराव से डेंगू का खतरा बढ़ गया। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर का प्रकोप बढ़ गया। अस्पतालों में बढ़ी भीड़ ये दिखा रही है कि किस तरीके से संक्रमित लोग जो है लगातार अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। गंदे पानी और मच्छरों से संक्रमण फैलने का खतरा
लगातार बना हुआ है। डॉक्टरों की भी अपील है कि साफ सफाई रखें, उबला पानी पिएं। बरसात का मौसम जहां किसानों और फसलों के लिए वरदान साबित होता है, वहीं शहरों और कस्बों में रहने वाले लोगों के लिए ये मुसीबत लेकर सामने आया। जगह जगह जलभराव, सड़कों पर कीचड़, खुले नाले और बद इंतजामी लोगों की परेशानियों को कई गुना बढ़ा देती है। इस जल भराव से न केवल यातायात ठप हो जाता है, बल्कि तमाम तरह की बीमारियां भी अब फैलने लगी हैं। डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर जैसी मौसमी बीमारियां लोगों की अब सेहत बिगाड़ रही हैं। कानपुर में डॉक्टरों की क्या प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, इस दौरान हम आपको सुना देते हैं। बरसात के मौसम में जगह जगह जल भराव की समस्या रहती है, जिससे मच्छर उत्पन्न होते हैं और मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया आदि के होने की संभावना रहती है। तो हम लोग को ये सावधानी रखनी चाहिए कि कहीं भी हम लोग को कहीं भी जल भराव नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर जल अनावश्यक रूप से भरा हुआ है तो उसको खाली करना चाहिए और पूरी बांह के कपड़े पहनने चाहिए। अगर किसी वजह से बुखार आ जाता है तो तुरंत निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और इलाज लेना चाहिए। तो तमाम जिलों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिनमें अब हम आपको दिखाते हैं संक्रमण से कैसे बचें। क्लोरीन टेबलेट का उपयोग पानी पीने में कर सकते हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी लगाएं, रेपेलेंट और पूरी बांह के कपड़े पहने। तो ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि संक्रमण से कैसे बचें। घर के आसपास पानी अगर जमा है तो उसको हटाएं, जमा पानी को हटाएं ताकि मच्छरों का प्रजनन रुके। संक्रमण, डॉक्टरों की अपील है कि साफ सफाई रखें, उबला पानी पिएं। बुखार, दस्त, उल्टी या त्वचा पर लाल दाने अगर दिखें तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र का रुख करें। और इस गंभीर विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। अलग अलग जनपदों से हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी, वरिष्ठ चिकित्सक, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र चपराना जी, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही मधुर दरबारी, प्रयागराज से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अबरार अली, सीतापुर से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का चर्चा में स्वागत करते हुए अपने संवाददाताओं का रुख कर लेते हैं। मधुर, प्रयागराज में चौथी बार जो है बाढ़ का प्रकोप अभी भी जारी है। इस बीच संक्रामक बीमारियों ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। तमाम जो लोग हैं अब संक्रामक बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। शरीर में खुजली हो रही है, जलन हो रही है, आंखों में कंजक्टिवाइटिस के साथ ही लाल दाने और जो मौसमी बुखार है, इससे जो लोग हैं वो प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। प्रयागराज की अगर बात करें तो प्रयागराज में प्रशासन, स्वास्थ्य महकमा कैसी तैयारी कर रहा है अब बरसात के साथ साथ संक्रमण से बचने के लिए, संक्रामित रोगों से लोगों को बचाने के लिए? मनोज, मैं आपको बता दूं, प्रयागराज में अगर देखा जाए तो ये आज आपको बता दूं कि पहली बार शायद ऐसा हो रहा है या कल 2013 के बाद ऐसी स्थिति बनी है कि यहाँ पे जो है चौथी बार करीब 1 से 1.5 महीने के बीच में चौथी बार यहाँ पे जो बाढ़ का प्रकोप देखने को मिल रहा है। और एक बार फिर से यहाँ पे जो है बाढ़ यहाँ पे आई हुई है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज में अगर देखा जाए तो यहाँ लोकल स्तर पर पानी ज्यादा नहीं बरस रहा है, मतलब आसमानी आफत यहाँ पे ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो पहाड़ों से पीछे पानी आ रहा है उसके वजह से गंगा जमुना का जो जल स्तर है वो बराबर बढ़ता जा रहा है। वो हाल ये हो चुका है कि वो डेंजर लेवल से एक लेवल पे ऊपर जाने वाली थी, लेकिन अभी तक वो पानी जो है वो मोहल्लों में घुस गया है। करीब करीब 15 से 20 मोहल्ले ऐसे हैं जो तराई क्षेत्र में पड़ते हैं गंगा यमुना के, वहां पे पानी पहुंच चुका है। जैसे दारागंज हो गया, आपका छोटा बगाड़ा, बड़ा बगाड़ा हो गया, नैनी हो गया, और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं झूसी हो गया। तो जो क्षेत्र अभी आप पिछले 6 महीने पहले आपने देखा था करीब 66 करोड़ लोगों ने यहाँ पे स्नान किया था, वो इस अगर देखा जाए तो वो पूरे घाट अगर देखा जाए, चाहे वो शमशान घाट, वो पूरे से सारे डूबे हुए हैं। और उसके अलावा पानी जैसे मैंने बताया कि वो मोहल्लों में पहुंच गया है, लोगों के जो फर्स्ट फ्लोर है वो तक डूबे हुए हैं। तो उसके बाद अब जो हालात है वो थोड़े से सुधर रहे हैं, क्योंकि जो पानी है वो धीरे धीरे अब डाउन हो रहा है और जो उसका जो लेवल था, जो डेंजर लेवल पहुंच रहा था, उससे नीचे जा रहा है। तो उसके बाद जो पानी जैसे बाहर निकल रहा है, लेकिन इसके बाद असली समस्या अब शुरू हो रही है, क्योंकि शहर के अंदर जो बीमारियां हैं वो अब घर करने वाली हैं। क्योंकि जो सितंबर से लेकर के और नवंबर का जो महीना होता है, ये संक्रामक रोगों के लिए समझ लीजिए बहुत ही खतरनाक महीने हैं, तीनों महीने। क्योंकि अभी पिछले 2 साल पहले देखा जाए तो प्रयागराज में डेंगू से कई लोगों की मौतें हो गई थी। ऑक्सीजन का जो यहाँ पे काफी जो यहाँ पे अभाव हो गया था, जिसकी वजह से कई लोगों की जानें गई थी। तो उसको देखते हुए जो ये सितंबर, अक्टूबर और नवंबर के महीने आने वाले, ये खास तौर से बहुत ही खतरनाक महीने होने वाले। क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर हिंदू रीति रिवाज से भी देखा जाए तो यहाँ पे अब त्योहारों का मौसम भी शुरू हो गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो लोग जो बाहर
बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल के चाट खा रहे हैं, पकौड़ी खा रहे हैं, और लोग बाहर के स्टॉल से खा रहे हैं, और वहां पे मक्खियां बैठ रही हैं, गंदगी है, उसकी वजह से जो ये बीमारियां और ज्यादा घर करती है। क्योंकि जो यहाँ के, मैं आपको बता दूं कि जो तैयारी और लेवल है, अगर यहाँ का नगर निगम की बात की जाए, जो पानी है वो बराबर वाटर लॉगिंग हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि मोहल्लों में पानी भर गया था, और भर के अब जो जैसे से निकल रहा है तो वहाँ कीचड़ हो रही है, वहाँ गंदगी हो रही है, जिससे मच्छरों से उत्पत्ति होने वाली वहाँ पे बीमारियां, संक्रामक बीमारियां वहाँ पे होने जा रही है। लेकिन तैयारियों की जहाँ तक बात है, मैं आपको बता दूं कि स्वास्थ्य विभाग काफी हद तक और प्रशासन दोनों पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि ये चौथी बार ऐसा हो रहा है प्रयागराज के अंदर कि 1 से 1.5 महीने के अंदर कि इस तरह के हालात, भयावह स्थिति बन गई है। तो इसको लेकर अलर्ट में जो आपको देखा जाए तो प्रशासन भी अलर्ट है और स्वास्थ्य विभाग भी है। जहां तक तैयारी की बात है तो मैं बता दूं कि यहाँ के जो कई 3-4 बड़े जो हॉस्पिटल है, उनमें से एक सबसे बड़ा हॉस्पिटल अगर देखा जाए बेली हॉस्पिटल, जो कि कछार क्षेत्र के आसपास पड़ता है, ये गोविंदपुर और आपका तिलियरगंज एरिया है, जहाँ पे गंगा का पूरा कछार पड़ता है, उससे काफी नजदीक है। क्योंकि वहां पे जो लोग हैं वो ज्यादा, जो लोग वहां पे अफेक्टेड हो रहे हैं, वहां पे पानी जो है वो घरों में ज्यादा घुस रहा है, बीमारियां वहां पहले घर कर रही हैं, सिटी में वो बाद में आती है। तो उसको देखकर मैं आपको बता दूं कि ये जो तैयारियां हैं, मैंने वहां जाके पूरा ग्राउंड जीरो रिपोर्ट जाके वहां पे तैयार की, तो उसमें जो तैयारी काफी हद तक चाक चौबंद दिखाई। ओपीडी पूरी तरह तैयार थे, ओपीडी में लोग बराबर लाइनें लगी हुई थी, लेकिन ये मैं बता दूं कि ओपीडी में लंबी लाइनें लगी हुई थी, लोग बराबर आ रहे हैं वहां पे। निश्चित रूप से जैसे जैसे संक्रमण बढ़ रहा है वैसे वैसे मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। मधुर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ सीतापुर से अबरार अली जुड़े हुए हैं। अबरार, अगर सीतापुर की बात करें, सीतापुर में जो मौसमी बुखार कह लीजिए या वायरल फीवर ने एक जान ले ली है और ये संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, और ऐसे में जो तमाम लोग हैं अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, अस्पतालों की भीड़ देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो संक्रमण है वो लगातार अब बाढ़ बारिश के बाद अब अगली बड़ी समस्या जो है वो बीमारियों का संक्रमण है। अस्पतालों की कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और तैयारियों की अगर बात करें, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? जी, आपको बताना चाहूंगा सीतापुर में भी जो है 2 ऐसी तहसीलें हैं जहां पर लगातार बाढ़ आती है, हर साल आती है, और वहां पर भी यही समस्या आती है कि सबसे ज्यादा जब बाढ़ का पानी कम होता है उसके बाद बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो सीतापुर की तंभौर बात करें या रेउसा बात करें या रामपुर मथुरा बात करें, ये सभी सीएससी हैं जो घाघरा या शारदा नहर के किनारे हैं, और वहां पर जब बाढ़ से का कटान कम होता है और उसके बाद जब नीचे पानी उतरता है तो गाँव का पानी जो नजदीकी है उसमें गंदगी फैल जाती है, और उसके चलते जो संक्रमण जो बुखार है वो बढ़ जाता है। तो ऐसे में जो सीएससी और पीएससी है वहां पर भी लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। और अगर जिला अस्पताल की बात की जाए तो जिला अस्पताल ये है कि पूरे जिले के लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, और संक्रमण बुखार जो होता है वो लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे नहीं है क्योंकि लिखा पढ़ी में नहीं होता है, लेकिन अगर वहां पर हम जाते हैं और वहां से लोगों की बात करते हैं तो वहां पर लगातार ऐसे 1-2 मरीज जरूर होते हैं जिनकी मृत्यु बुखार के चलते हो रही है। लेकिन इस पर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल कान पर यूं नहीं रखता है, क्योंकि वो लिखा पढ़ी में नहीं करना चाहता है, और जिसके चलते वो साफ तौर पर इनकार करता है कि इनसे बुखार से मौत नहीं हुई है। लेकिन ऐसी समस्याएं लगातार आ रही है। जिला अस्पताल की बात की जाए तो यहाँ केवल 213 बेडों की संख्या है और कम से कम 500 से अधिक मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। तो ऐसे में जब वहां पर बेडों की संख्या कम है, लगातार इसके लिए लेटर भी लिखा जा रहा है, कई बार शिकायत भी की है, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो मरीजों को है वो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और ओपीडी की संख्या बढ़ी है, दवाइयों की ज्यादा है। तो ऐसे में मरीजों को भटकने के लिए काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है अबरार, आप जुड़े रहिए हमारे साथ वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी जुड़ चुके हैं। राजीव कक्कड़ सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में। राजीव सर, बाढ़ और बारिश के बाद अब सबसे बड़ी चुनौती जो है वो न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि पूरे देश में संक्रामक बीमारियों का, पानी का स्तर जैसे जैसे घट रहा है, अब जो है वो मच्छर जनित बीमारियां बढ़ रही हैं, और जिन इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा वहां पर लोगों के शरीर में जलन, दाने निकल रहे हैं, वायरल फीवर हो रहा है, तमाम जो है मौसमी बीमारियां हैं, और संक्रमण से फैली बीमारियों का जो प्रकोप शुरू हो चुका है। लोग जो है इस प्रकोप से कैसे बच सकते हैं, उनको क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए खासकर इस मौसम में? बिल्कुल आपने सही कहा है। बरसात का आगमन, ज्यादातर लोगों को एक बरसात का बाद में त्योहारों का सीजन शुरू होता है, लेकिन बरसात अच्छाई के साथ में कुछ इन्फेक्शन भी हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं, और वो इन्फेक्शन के साथ में कुछ एलर्जीज, नॉन इन्फेक्टिव डिजीज का भी इस मौसम में प्रकोप बढ़ता है। हर साल हम लोग देखते हैं जैसे ही बरसात आती है, रुका हुआ पानी और पानी में होने वाले, पनपने वाले कीड़े मकोड़े, जिनकी वजह से डेंगू है, मलेरिया है, लूज मोशंस है, दस्त होना है,
और उसके साथ में वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी बढ़ जाते हैं। स्पेशली वो लोग जिनकी की आपकी बॉडी में इम्यूनिटी कम होती है, प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, हार्ट के पेशेंट होते हैं, सांस के दमा के पेशेंट्स होते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन, छोटे बच्चे और बुजुर्ग होते हैं जिनको वो दवाइयां चल रही होती हैं जो इम्यूनो सप्रेसेंट होती हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कम करती हैं, रीनल और किडनी ट्रांसप्लांट के और कैंसर के पेशेंट होते हैं। ये पेशेंट ज्यादातर इनको इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इस मौसम में हर साल हम देखते हैं बरसात में जमे हुए पानी में इन्फेक्शन होता है, लूज मोशंस होते हैं। हर साल हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन जो चीजें रुकने के लिए, जो चीजें हम लोग रोक सकते हैं, वो चीजें शायद हम लोग उसके बारे में नहीं कर पाते, क्योंकि हम लोग का ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा नहीं आता है। एक बार बरसात होती है, बरसात उतनी हैवी नहीं भी होती है, तब भी रुका हुआ पानी हम लोग के घर के ऊपर जो होती हैं, कूलर की टंकियां होती हैं, कुछ बर्तन जो खुले हुए होते हैं, उसमें पानी रुकता है और उससे इन्फेक्शन और लार्वा आता है और उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। हम लोग जो रोड साइड में खाना खाते हैं, जो बासी खाना होता है, फ्रेश फूड का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुला हुआ जो खाना खाते हैं, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, उससे इन्फेक्शन ज्यादातर होता है। स्पेशली बच्चों में लूज मोशंस होते हैं और उनको प्रतिरोधक क्षमता कम होने के साथ में उसमें पानी की कमी बहुत जल्दी हो जाती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। और अक्सर हम लोग ये देखते हैं इस मौसम में थोड़ा सा भी इन्फेक्शन होता है, हम लोग डॉक्टर के पास न जाके नीम हकीम लोगों के पास जाते हैं या फिर दवाई की दुकान में जाकर स्वयं इसका इलाज करने लगते हैं। और बीमारी जब बढ़ जाती है, एक क्रिटिकल लेवल के बाहर हो जाती है, तो उस समय हम लोग अस्पताल में या डॉक्टरों के पास जाते हैं। वही एक कारण है जो मौत का कारण होता है जी, क्योंकि कोई भी इन्फेक्शन होता है वो हमेशा फाइट अगेंस्ट टाइम होता है। अगर हम लोग समय पे, ठीक समय पर उसका इलाज शुरू कर दें तो शायद इतनी मृत्यु दर जितनी बढ़ती है वो ना हो। उसके अलावा जो इन्फेक्शन के अलावा जो एलर्जी के पेशेंट होते हैं, दमा के पेशेंट होते हैं, COPD के पेशेंट्स होते हैं, उसमें इस सीजन में ज्यादा एलर्जी होती है, दमा कैच होता है, खांसी इन्फेक्शन होता है, कि इस समय होने वाले जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उनका सीधा प्रभाव हमारे फेफड़े में पड़ता है। हालांकि इस सीजन वायरल हो रहा है, केवल 2 से 4% ऐसे होते हैं जिनको की लंग इन जी पड़ती है। लेकिन अगर हम लोग इसको समय रहते नहीं अगर उसको कंट्रोल करें तो एक ये बहुत बड़े इन्फेक्शन और ICU एडमिशन इमरजेंसी की जरूरत पड़ती है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होती है और इससे बहुत सारे बड़े हुए इन्फेक्शन को हम लोग बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ अन्य खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बाढ़, बारिश और संक्रमण। सीधे चर्चा को रुख करते हैं। रविंद्र चपराना जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इसके साथ ही शहनवाज खान हमारे संवाददाता कानपुर से जुड़ चुके हैं। रविंद्र चपराना जी आपका रुख कर रहे हैं। रविंद्र चपराना जी, बाढ़ और बारिश के दौर के बाद, हालांकि अभी बाढ़ और बारिश का दौर चल ही रहा है, इस बीच संक्रमण का दौर भी शुरू हो चुका है। संक्रमित बीमारियों से लोग प्रभावित हो रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। अभी जब बाढ़ के हालात लगातार बिगड़ रहे थे, तमाम कैंप जो राहत कैंप बनाए गए थे, उन कैंपों में भी अब संक्रमित मरीजों की संख्या मिलने लगी है। लोग अभी अपने घरों का रुख भी नहीं कर पाए हैं। कई जगह जो पानी उतरने के बाद लोग अपने घरों में पहुंचना शुरू हुए हैं कि उनको बीमारियों के चपेट में वो आ गए हैं। लेकिन स्वास्थ्य महकमे की अगर बात करें तो उतनी तैयारियां या अभी तक वो जागरूकता दिखाई देना शुरू नहीं हुई है। जो जितनी तेजी से राहत कैंप बनाए गए थे, इन राहत कैंपों में स्वास्थ्य शिविर अब लगाने की जरूरत है, लेकिन वो स्वास्थ्य शिविर उन क्षेत्रों में अभी तक दिखाई नहीं दे रहे हैं और लोग जो है वो संक्रमण का शिकार हो रहे हैं। सीतापुर में
संक्रमण की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत भी हुई है और ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक लगता है कि स्वास्थ्य महकमा अभी इसको लेकर गंभीर नहीं है। क्या कहेंगे आप? मनोज जी, आपको और आपके पूरे पैनलिस्ट और चैनल को मेरा नमस्कार जी। मुझे याद है कि पिछली बार आपके चैनल के माध्यम से एक जागरूकता अभियान चलाया था जी, और पिछली बार के मुकाबले इस बार बारिश भी ज्यादा हुई है, इलाकों में पानी भरा हुआ है। बिल्कुल। और हमने पिछली बार भी एक बात बोली थी कि इनको प्रशासन विभाग को पहले ही सचेत रहना चाहिए, इनको जगह जगह कैंप लगाने चाहिए। तो वो एक आपके अधिकारी यहाँ उसमें प्रशासन विभाग के डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स भी थे, उन्होंने कहा था हम आगे से इसका बड़ा ध्यान रखेंगे या तैयारियां करेंगे। और इस बार भी मुझे लग रहा है कि जो तैयारियां आप बता रही है निराधार लग रही है मुझे तो भी। जैसे 10, 15, 20 बेड आप दिखा देते हैं, पब्लिक है लाखों में। जब बीमारियां स्टार्ट होंगी, अभी तो स्टार्ट ही हुआ, 1-2% ही केस भी नहीं आए होंगे। बिल्कुल। पिछली बार इतना बुरा हाल हो चुका था कि 3 महीने तक लोगों में हॉस्पिटलों को जगह नहीं मिल पाई थी। इतना बुखार हो गया था, इतनी दवाइयों की कमी हो गई थी, और आपने देखा होगा मौत का आंकड़ा भी बढ़ गया था। तो मैं अभी प्रशासन विभाग के आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उसको सचेत रहना चाहिए। पानी जब रुकता है जब ही बीमारियां स्टार्ट होती हैं। अभी बारिश इस बार मेरे ख्याल से पिछले 30 को कह रहा 40 साल 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है जी। और पानी है पूरे यूपी के अंदर भरा हो रहा, जितने भी हमारे जनपद हैं। अभी सीतापुर की बात आप ले लीजिए, या जिन जनपदों के साथ गंगा जी और जमुना जी निकलती हैं साथ में से, उनके साथ जो हाल है, उन्हीं क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बीमारियां क्यों होती है? क्योंकि बाढ़ का पानी वो जब बहता है तो, और उसके बाद जब बहना रुक जाता है तो उसमें बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं। कीड़े मकोड़े और आपके सारी बीमारियां। खान पान पे भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो ये तो आप बता ही रहे हैं कि सब हमारे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, खाना पीना भी अच्छा रखना चाहिए उनको। प्रशासन विभाग को भी अपनी जिम्मेवारी से भागना नहीं चाहिए। अगर वो बोल रहे हैं कि अभी देखना है, अभी देखो 2 महीने हैं हमारे पास, इस 2 महीने में कितना प्रकोप दिखा के जाएगी बीमारी, कितने लोगों को अपने आगोश में लेके जाएगी और कितने बीमारियों को अपने आगोश में लेगी, ये अभी देखना बाकी रह जाएगा। यूपी के अंदर मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष की भांति मैं अभी जो मुझे लग रहा है, डर लग रहा है, इस बार आंकड़ा ज्यादा हो सकता है। क्यों? प्रशासन विभाग अभी सो रहा है। जितने भी कैंपों की बात है, इस बार मुझे लग रहा है पैसा भी इनको मिला हुआ है, कैंप के लिए पैसा मिला है, समाज सेवक भी लगे हुए हैं, हमारी भी संस्थाएं। पिछली बार हम मेरे ख्याल से लखनऊ तक हमारी संस्थाओं ने काम किया था, मगर वो अभी संस्थाएं हो, कोई मंदिर की तरफ से जो दवाइयां अपने लगाते हैं, आप देखें ना, समाज सेवक इतने लोग बैठे हैं, वो हॉस्पिटल से ज्यादा काम करते हैं। मगर प्रशासन विभाग सिर्फ और सिर्फ आश्वासन और आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देगा अभी। और आने वाले 2 महीने में देखना है कि हमारे यूपी के जनपदों में हमारे जो साथी, हमारे जो नागरिक हैं, उनको किस तरह से निश्चित रूप से चपराना जी, ये स्थिति चपराना जी, जब बाढ़ और बारिश का दौर शुरू हुआ था, तब भी के न्यूज इंडिया ने अपनी जन सरोकार की पत्रकारिता की जिम्मेदारी निभाते हुए समय रहते, समय से पहले प्रशासन को, जिम्मेदारों को चेताना शुरू किया था कि हालात बिगड़े उससे पहले आप चेत जाइए। आज भी हालांकि अभी ये शुरुआत हुई है, संक्रमण का दौर जो है, इक्का दुक्का जिलों से अब संक्रमित मरीजों की संख्या मिलना शुरू हुई है, अस्पतालों में भीड़ बढ़ना शुरू हुई है। के न्यूज अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए स्वास्थ्य महकमे को जगा रहा है और तमाम जिलों में हमारे जो संवाददाता हैं वो ग्राउंड जीरो पे जा रहे हैं, जो अस्पतालों की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, ताकि वो अस्पतालों की तैयारियों का जो तैयारियां देख सकें कि आखिर अस्पताल कितने तैयार हैं, स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है। ठीक है चपराना जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कानपुर से शहनवाज हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। शहनवाज, कानपुर में बाढ़, कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बनी, अब जो है बाढ़ का पानी जैसे जैसे उतर रहा है, संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, संक्रामक रोगों का जो है वो दौर शुरू हो चुका है, लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। अगर बात करें स्वास्थ्य महकमे की, तो स्वास्थ्य महकमा कितना तैयार है? क्या ऐसे जो क्षेत्र हैं वो चिन्हित किए गए हैं अब तक? वहां जहां राहत कैंप लगाए गए थे वहां अब स्वास्थ्य शिविर लगाने की तैयारी स्वास्थ्य महकमा कर रहा है। जो ज्यादा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र थे वहां पर कैसी तैयारियां स्वास्थ्य महकमे की देखी जा रही हैं? शहनवाज, फोन अनम्यूट कर लीजिए।
मनोज जी आपको पूरा मामला बता दें कि इस बार जो बाढ़ जो आई है कानपुर शहर में, तो जगह जगह बाढ़ से लोग जो चाहे कानपुर देहात हो, चाहे वो कानपुर शहर हो, चाहे वो घाटमपुर इन इलाकों में जो बाढ़ की बारिश से लोग जो वहां के रहने वाले जो है वो बाढ़ की चपेट में आने से काफी प्रभावित हो गए हैं। अगर वही प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने भी अपनी पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जगह कैंप लगा रखे हैं ताकि जो बाढ़ में जो संक्रमित हो गए हैं उनको जो लाभ पहुंचा सके, उनको दवा वितरित किया जाए, उनका खान पान किया जा सके। अब आपको बता दें कानपुर उसला अस्पताल में जो रोगी जो मरीज हैं वो काफी लाइनें दिन से दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त देखिए मैं कानपुर के जो आइसोलेशन जो वार्ड है जो यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी कर ली है, जो यहाँ के जो ओपीडी के अंदर जा सकते हैं। आपको देख सकते हैं कि जो डेंगू के वार्ड है वो पूरी तरह से तैयार कर लिया गया। अगर डेंगू को कोई मरीज अगर आता है तो उनको पूरी तरह से उनको बेड जो मच्छरदानी जो लगाई गई है वो पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। हमारे साथ कुछ मरीज भी है, हमसे भी बात करेंगे कि कहाँ से जो इन लोग आए हैं और जो बाढ़ की इसमें बीमारी है उनसे पूछ लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? संदीप कुमार। संदीप जी आप कहाँ से आए हैं? आप गांव से। तो क्या आपको क्या बीमारी? हुआ था वही शनिवार को हमने वहीं पर जहानाबाद में ही इलाज करवाया था, सही नहीं हुआ तो हमको यहाँ आना पड़ा। यहाँ तो अब यहाँ पर जो सुविधाएं जो मिल रही है वो सुविधाएं काफी कैसी यहाँ मिल रही है यहाँ पर? तो देखिए मनोज जी किस तरह से यहाँ के जो मरीज हैं उन्होंने हमको बताया कि यहाँ की जो सेवाएं हैं वो साफ पूरी तरह से तैयारी पूरी है। हमारे साथ एक मरीज और भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं कि उनके जो उनका मरीज है। सर ये बताइए आप कहाँ से आए हैं और जो आपका मरीज आया है क्या दिक्कत है इनको? तो सर क्या दिक्कत थी मरीज की आपको? भाई इनको डेंगू हो गया। तो अब यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो आपको सुविधा कैसे मिल रही है यहाँ पर? किसी तरह का कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? देखिए मनोज जी जिस तरह से इन्होंने बताया कि जो यहाँ की सुविधाएं हैं वो पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पूरी है। जैसे जैसे नया डेंगू के मरीज अगर आएंगे डॉक्टरों ने पूरी टीम ने यहाँ पर जो डेंगू वार्ड है पूरी तरह से तैयार कर लिया है कि किसी तरह के मरीज को अगर मरीज यहाँ पर आता है तो उनको दिक्कत का सामना करना ना पड़े। जी ठीक है धन्यवाद, आप जुड़े रहिए हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी लगातार जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं, उसके बाद अन्य संवाददाताओं का रुख करेंगे। और डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी अब न सिर्फ इंसान बल्कि जो पालतू पशु हैं वो भी इस संक्रमण की चपेट में हैं। शायद डॉक्टर साहब हमारे साथ नहीं है, एक बार फिर से हम मधुर दरबारी का रुख करेंगे। मधुर प्रयागराज की अगर बात करें, प्रयागराज में अस्पतालों की तमाम व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे थे, चौथी बार प्रयागराज एक बार फिर से बाढ़ की चपेट में है और राहत कैंप जो बनाए गए थे और उन राहत कैंपों में अब जो है वो लोग जो है अब राहत कैंपों से घर की तरफ वो रुख करेंगे। ऐसे में संक्रामक बीमारियों का जो दौर शुरू हो चुका है तो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती अब सामने आएगी। जैसे अभी बाढ़ की चुनौती थी वैसे ही अब संक्रामक बीमारियों की चुनौती होगी। ऐसे में तमाम उन क्षेत्रों में स्वास्थ्य शिविर भी लगाने की आवश्यकता होगी, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक जमीन पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल मनोज, अभी अगर देखा जाए तो जो अभी चुनौतियां हैं वो अभी शुरुआत, एक तो अभी तक बाढ़ की चुनौतियां थी, लेकिन बाढ़ के खत्म होने के बाद संक्रामक रोगों की चुनौतियां डेफिनेटली अब वो सामने आने वाली हैं। अब वो दौर अब तरीके से देखा जाए तो शुरू भी हो चुका है। अगस्त का महीना खत्म हो रहा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक ये जो है ये समस्या बनी रहेगी। 2-2.5 महीने ये समस्या ज्यादा रहती है क्योंकि संक्रामक रोग इसी समय ज्यादा आते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ज्यादा तैयारी की बात है तो जो हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने काफी हद तक अपने को प्रिपेयर कर रखा है। करीब 25 बेड का उन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है बेली हॉस्पिटल में, जिसमें 10 बेड जो है पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं कि अगर कोई भी अगर डेंगू मरीज आता है तो उसके लिए वहाँ पे 10 बेड बिल्कुल पूरी तरीके से प्रिपेयर है। और उसके साथ साथ 10 जो है अभी वेटिंग में रखे गए। अगर उसके अलावा भी बढ़ता है तो वहाँ पे 10 जैसा मैंने बताया वेटिंग है। उसके अलावा 5 जो बेड है वो बच्चों के लिए हैं, लेकिन ये 25 ही बनते हैं। उसके साथ साथ और अगर चाहे कॉल्विन देख लीजिए, उसके साथ साथ अगर आप एसआरएम देख लीजिए, तो जितने ही हॉस्पिटल हैं इस तरह से सबने प्रिपरेशन कर रखी है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उन्होंने भी तैयारियां कर रखी है। लेकिन अगर ये संक्रामक रोग ज्यादा फैलता है, क्योंकि इस बार बाढ़ की जो विभीषिका है बहुत ज्यादा भयावह हुई है, लोग यहाँ पे ज्यादा बीमार पड़ सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये 25 बेड और 50 बेड या 75 बेड ये नाकाफी भी हो सकते हैं। क्योंकि अभी दो महीने जैसे मैंने बताया कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने जो संक्रामक रोगों के लिए सबसे भयावह
महीने माने जाते हैं, सबसे ज्यादा सेंसिटिव महीने होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर अभी तो फिलहाल डेंगू का एक भी मरीज यहाँ पे नहीं आया है और वो अभी जो है अगर ऐसा कुछ होता है तो उसको हैंडल कर लिया जाएगा। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है, अगर उस तरीके से जिस तरह से बाढ़ की विभीषिका यहाँ देखने को मिली है और करीब 20 से 25 मोहल्ले और कई गांव जो है यहाँ पे जो पानी में डूबे हुए थे, वो अब धीरे धीरे पानी घट रहा है, वहाँ पे कीचड़ हो रही है, वहाँ गंदगी हो रही है, वहाँ मच्छर पैदा हो रहा है, वहाँ मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, आपका डेंगू हो गया, कंजक्टिवाइटिस जो आंखों की प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ आपका जो डायरिया के साथ साथ और भी कई तरह की जो संक्रामक बीमारियां उनके होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। और मैं आपको बता दूं कि ओपीडी में भीड़ अभी से बढ़ना शुरू हो चुकी है बराबर। वहां मैंने देखा कि सैकड़ों की तादाद में वहाँ ओपीडी में लोग लाइन लगाए हुए बैठे हुए थे। इसका मतलब कि बीमारियां कहीं ना कहीं घर कर चुकी है, लोग जो है बीमार पड़ना शुरू हो चुके हैं और लोग जो है बराबर जो हॉस्पिटल में लाइन लगा रहे हैं। लेकिन अभी तक हालात जो नियंत्रण में है, ऐसी पोजीशन नहीं आई है कि वहां पे जो संक्रामक रोग जो दिखाई पड़े और लगे कि वहां पे डेंगू के कोई, क्योंकि पिछले 2 साल पहले यहाँ पे बहुत बुरी स्थिति जो है प्रयागराज में बन गई थी और कई जाने यहाँ पे जो है प्रयागराज में चली गई थी। उसका सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहाँ पे जो ऑक्सीजन लेवल था वो लोगों से एकदम डिप हो रहा था और ऑक्सीजन वहाँ पे काफी जो है तादाद में कम हो गया था, काफी अभाव हो गया था। तो मैंने डॉक्टर से पता किया तो उन्होंने कहा नहीं, अभी फिलहाल हमारे पास ऑक्सीजन की जो सप्लाई है पूरी तरह से प्रॉपर तरीके से मौजूद है, हम उसको जो प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन समस्या की यही बात है कि अगर ये संक्रामक रोग एकदम से ज्यादा यहाँ पे जो नंबर ऑफ अगर पेशेंट है वो ज्यादा अगर उस कंडीशन में ये 100-150 जो बेड तैयार किए गए ठीक है, काफी तैयार ना काफी होने वाले हैं। तो इसको देखते हुए जो प्रयागराज के जो प्रशासन है और सबसे बड़ी बात नगर निगम है और प्रशासन, उसको सफाई साफ सफाई पे बहुत देने की जरूरत है। क्योंकि अगर पानी कहीं पे इकट्ठा हो गया, कहीं कीचड़ है, तो उसको लेकर के वहाँ पे उसको सफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसी बात नहीं है, नगर निगम लगा भी हुआ प्रशासन, निश्चित रूप से नगर निगम को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी और लोगों को कम से कम अलर्ट रहना पड़ेगा। मधुर, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ जी लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, इस समय जो संक्रमण की अगर हम बात करें, तमाम उन क्षेत्रों में जहां बाढ़ बारिश का प्रकोप रहा वहां के लोग तो संक्रमित हो ही रहे हैं, लेकिन मौसम बदल रहा है। तमाम अन्य क्षेत्र के लोग जो हैं वो जो इसकी चपेट में नहीं आए हैं, बाढ़ और बारिश का ज़्यादा जहां प्रभाव नहीं है, वहां के लोग भी मौसमी बीमारियों के चपेट में हैं। और इंसानों के साथ साथ जो मवेशी हैं, बाढ़ और बारिश के क्षेत्र में तमाम मवेशी भी, जो पालतू जानवर भी हैं, वो भी अब संक्रमण के शिकार हो रहे हैं। ऐसे में एक डॉक्टर होने के नाते अस्पतालों के लिए आप क्या निर्देश देंगे कि अस्पतालों में कैसी कैसी तैयारियां होनी चाहिए इस मौसम में, लोगों को राहत मिल सके, लोग अगर अस्पताल पहुंच रहे हैं त्वरित रूप से उनको वो सुविधाएं मिल सकें। दूसरी तरफ जो लोग संक्रमित हैं वो कैसे संक्रमण से बाहर निकलें और जो नहीं संक्रमित हैं वो बचें कैसे? बहुत महत्वपूर्ण बात है ये कि हम लोग रोग को शुरू करने होने से पहले अगर रोक दें तो वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। और समय रहते अगर अस्पताल में इलाज करवा लें तो इतने भयावह स्थिति नहीं आएगी। पहली चीज उन लोगों को, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि नगर महापालिका का एक वो जरूरत है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का है, लेकिन जो पॉपुलेशन है, जो लोग हैं, उनकी भी अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको अपनी इम्यूनिटी यानी अपनी प्रतिरोधक क्षमता को अपने सजग रखने की जरूरत है। उन चीजों का उपयोग ना करें जिससे आपको इन्फेक्शन ज्यादा हो। आप स्मोकिंग भी करते हैं, अल्कोहल का एक्सेसिव प्रयोग होता है, रात की नींद अत्यधिक आवश्यक है जो कि आपकी इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखती है। 7 से 8 घंटे की एक एडल्ट को नींद की जरूरत होती है, बच्चों को 8 से 10 घंटे की जरूरत होती है। और छोटे छोटे टुकड़ों में न सो करके रात की नींद की आवश्यकता होती है। लेट नाइट पार्टी, बंद कमरों में पार्टी, स्मोकिंग, ये सारी चीजें आपकी इम्यूनिटी को कम रखती है। एक दिन में एक बार कम से कम कुछ समय के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। खुली मौसम में खुली बाहर सड़क पे ना जाके पार्कों में व्यायाम करने की जरूरत है। अगर आप इंडोर में कुछ गेम खेलते हैं वो जरूरत है। पेरेंट्स को अपने बच्चों के साथ खेलने की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे बहुत लोनली फील करते हैं और उनके फ्रेंड्स आजकल कम हैं। ज्यादातर लोग मोबाइल और टीवी में रहते हैं, आउटडोर एक्टिविटी कम हो गई है। कुछ छोटी छोटी बातें जो हम लोग बचा सकते हैं। चीज जो आप हॉस्पिटल के लिए कह रहे हैं, हॉस्पिटल में जो भी इन्फेक्शन होते हैं, नहीं केवल जो आजकल डेंगू मलेरिया के इन्फेक्शन है, उसके अलावा वायरल इन्फेक्शन भी बहुत होते हैं। और पिछले कुछ सालों से जो हम लोग कोविड के बाद से हम लोग देखते हैं, जो वायरल इन्फेक्शन होते हैं उसमें ऑक्सीजन की कमी, दवाइयों की कमी, ये चीज अगर पहले से हम लोग ध्यान रखें तो वो बहुत सारी चीजों को हम लोग रोक सकते हैं। अगर हम लोग को इन्फेक्शन होता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, वो जबकि इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि वो हॉस्पिटल में चीजें मौजूद रहें। उसके अलावा कुछ चीजें जैसे जो एस्मेटिक्स होते हैं, जिनको
सांस की दिक्कत होती है, उनको विशेष अपने आप को संभाल के रखने की जरूरत होती है। और जैसे बदलते हुए मौसम के साथ में खांसी जुकाम भी हो जाता है, तो आपकी जो बेसिक ट्रीटमेंट है, जो डायबिटिक पेशेंट्स है, अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल रखें। जहां शक्कर होगी वहां इन्फेक्शन होगा, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, चाहे पेट संबंधित बीमारियां जो आजकल लूज मोशन हो रहे हैं, वो सारी बीमारियों का ज्यादा प्रकोप होता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स को बहुत ज्यादा संभाल के रखने की जरूरत होती है, स्मोकिंग को अवॉइड करने की जरूरत होती है, हॉस्पिटल को मैनेज करने की जरूरत होती है। और जो घर के आसपास जमा हुआ पानी है, उनको खुद आप अपने हिसाब में, अगर हम हर चीज गवर्नमेंट को छोड़ देंगे तो वो चीजें नहीं होती। आपकी पब्लिक को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि उसका ध्यान रखें। आपके छतों पे जमा हुआ कुछ बर्तन है, खुले हुए बर्तन जिसमें पानी रुक रहा है, आसपास की नालियां अगर रुकी हुई हैं, तो अपने आसपास के अपने स्वास्थ्य विभाग को चीजों को कंप्लेन करें कि यहाँ पे नालियों में रुका हुआ पानी है, जमा हुआ पानी है, जो लार्वा आपके मच्छर प्रकोप हो रहे हैं, वहां पे कुछ कीटनाशक दवाइयों का उपयोग करने की जरूरत होती है। आपके जो कूलर है वो टैंक भरे हुए नहीं होने चाहिए। तो कुछ स्वयं अपने आप को ध्यान रखें और इन चीजों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। उसके अलावा जैसे आपने कहा कि मवेशियों के लिए जो जानवर होते हैं, उनको भी अगर उनको भी इन्फेक्शन हो रहा है, तो कुछ चीजें पिछले कुछ सालों में हम लोग देख रहे हैं, कुछ ऐसे इन्फेक्शन भी होते हैं जो आदमियों से आदमी के द्वारा, सांस के द्वारा होते हैं। जैसे कोविड का इन्फेक्शन था, वायरल इन्फेक्शन है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। और कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो जानवरों से आदमियों पे, आदमियों से जानवरों में आते हैं, स्पेशली पिग्स से, जो वायरल म्यूटेट हो जाते हैं, उसमें जाकर के जब जानवरों में से आदमियों में आते हैं, तो ये वही इन्फेक्शन होते हैं जो कि बहुत ज्यादा म्यूटेट, अपनी जो इनकी स्थिति होती है, जो उनको पनपने की क्षमता होती है, इन्फेक्शन करने की क्षमता होती है, जो तीव्रगामी इन्फेक्शन करते हैं, वो बहुत कई गुना ज्यादा हो जाते हैं। जो वैक्सीन आपको लगी हुई है इन्फ्लुएंजा की, जो इस मौसम को शुरू होने से पहले काफी ऐसी वायरल इन्फेक्शन के लिए वैक्सीन होती है, निमोनिया की वैक्सीन होती है, स्पेशली जो बुजुर्ग होते हैं, जो इम्यूनो डेफिशिएंट होते हैं, जिनको कुछ बीमारियां होती है, को मॉर्बिड कंडीशन होती है, उनको प्रॉपर वैक्सीनेशन की जरूरत होती है। इन्फ्लुएंजा की, वायरल इन्फेक्शन की जो हर साल देने की जरूरत होती है। निमोनिया वैक्सीन केवल जिंदगी में 2 बार देने की जरूरत होती है। एक बार आप इस बार लगा लें 5 साल के बाद में, तो आप अपने आप को कुछ चीजों से बचा सकते हैं। और जो वायरल इन्फेक्शन जो जानवरों से आदमियों पे आते हैं, उनको भी रोकथाम करने की जरूरत होती है, उनको वैक्सीनेशन करने की जरूरत होती है। और उस सीजन में जैसे ही स्वास्थ्य विभाग WHO अलर्ट करता है कि इस समय वो इन्फेक्शन ज्यादा बढ़े हुए हैं, तो इनको रोकने की जरूरत होती है। और जो वायरल इन्फेक्शन जो इस सीजन में ज्यादा होते हैं, उसमें अगर जो एक आदमी इन्फेक्ट हो चुका होता है, वो 15 से 17 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकता है। जी। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि उस पब्लिक प्लेस में न जाए। हमारी इम्यूनिटी कम है तो मास्क का उपयोग करें, जो कि कोविड पीरियड में बता सकते हैं। लेकिन एक आदमी जो इन्फेक्ट हो गया, उसको कोल्ड हुआ है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है वो कितना सीवियर इन्फेक्शन है। अगर वही मास्क का उपयोग करे तो कम से कम 10 आदमियों को, 15 आदमियों को इन्फेक्शन रोकने पड़ने से रोक सकता है, और वो 15 आदमी और 15 आदमियों को इन्फेक्ट कर सकते हैं। तो अपने ऊपर कुछ सावधानी रखें। स्वास्थ्य विभाग का कुछ काम है, नगर महापालिका इनका कुछ काम है। तो हर आदमी अगर मिल करके जो बीमारियां हो रही हैं उससे समय अपना दायित्व का पूरा निर्वाह करे, तो शायद ये इन्फेक्शन उतना भयावह ना होगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ रविंद्र चपराना जी जुड़े हुए हैं। रविंद्र चपराना जी, जैसा कि आपने कहा, अब हालांकि ये दौर शुरू हुआ है, बरसात धीरे धीरे खत्म होने की ओर है, और अब संक्रामक बीमारियों का दौर है जो है वो अब शुरू होगा, और महीने, 1.5 महीने, 2 महीने जो है वो व्यापक तौर पर संक्रमित मरीज मिलेंगे। ऐसे में आप एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप भी अपनी जिम्मेदारी, आपने बताया कि तमाम क्षेत्रों में व्यापक तौर पर आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। सरकार को भी, स्वास्थ्य महकमे को भी, और तमाम जो NGO हैं उनको भी अब अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और ऐसे जगह पे जहां पर लोग ज़्यादा संक्रमित हो सकते हैं, बाढ़ और बारिश का ज़्यादा प्रकोप रहा है, गंदगी ज़्यादा है, या ऐसे जो क्षेत्र हैं उनको चिन्हित कर वहां पर स्वास्थ्य शिविर लगाने की आवश्यकता है। और वहां पर स्वास्थ्य महकमे को अब तैयारी पर जुट जाने का समय है, नहीं तो देर हो चुकेगी, बाद में कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जी मनोज जी, सबसे पहले मैं आपको डॉक्टर राजीव जी ने आज जो जीवन रक्षक संदेश दिया है, मैं उनको साधुवाद करता हूँ जी। ऐसे ही हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे और भी प्रशासन विभाग के लोग हैं, अगर इस तरह का संदेश आप सभी जनमानस के अंदर
देते हैं, तो इसमें हमारे जो लोग बीमार होते हैं, जिनकी डेथ हो रही है, जिनको डेंगू होता है, जिनको मलेरिया होता है, जिनको ये इन प्रकोप के आगोश में चले जाते हैं, उनके जीवन रक्षक संदेश सुनने से उन्हें भी कुछ ना कुछ इसमें बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये चीजें सारी जो है ना प्रिकॉशंस लेने की जरूरत है, मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इसी प्रकार मैं आशा करता हूँ कि हमारे जितने भी प्रशासन विभाग है, डॉक्टर्स हैं, जितने भी हमारे यूपी के हॉस्पिटल में लोग बड़े बड़े ऑफिसर्स वगैरह हैं, वो इस तरह का संदेश जरूर दें और घर घर जाकर इस चीजों को अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाएं। और देखिए डॉक्टर, अभी मैं आपके हमारे रिपोर्टर जी वो बता रहे थे कि 25, 30, 40, 50 इस तरह के जो बेड है वो तैयार कर लिए हैं, प्रशासन विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। आप मानिए पिछली बार भी वो तो 200 की बात कर रहे थे कि 200-300 बेड हमारे पास तैयार है। जब बीमारियों का प्रकोप बढ़ा तो हजारों की संख्या में लोग आए। हाँ बिल्कुल, और कहीं ऑक्सीजन नहीं, कहीं बेड नहीं, कहीं दवाई नहीं, कहीं यही सब हालत बन गए थे। और वो अपनी खाट पे लेके, और उसकी एक महिला है वो ग्लूकोज चढ़ रहा है उसके ऊपर। तो अभी से अभी सचेत करना, आपके चैनल के माध्यम से इनको जितने भी ऑफिसर्स हैं, प्रशासन विभाग है, डॉक्टर्स है, स्वास्थ्य अधिकारी हैं, उनको सचेत रहने की बहुत जरूरत है। क्योंकि इस बार मेरा मानना है कि पिछली बार से इस बार 35 से 40% बारिश, बाढ़ का प्रकोप ज्यादा है और इस बार नुकसान ज्यादा झेलना पड़ सकता है अगर हम लोग सब सचेत नहीं हुए जी। और हमें प्रेरणा नहीं, हमें हर आदमी को ये समझाना पड़ेगा कि आपको, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये घर घर जाके घर घर में ये संदेश भेजना पड़ेगा सबको, वरना नुकसान उठाने के लिए यूपी सरकार तैयार रहे। बिल्कुल बिल्कुल। शहनवाज, हम आपका रुक कर रहे हैं। शहनवाज, अभी जैसा कि डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, अन्य हमारे सहयोगी कह रहे थे कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है इतना अच्छा नहीं होता है। तमाम क्षेत्रों में जहां बाढ़ का पानी नहीं भी आया तो बारिश के पानी में ही जल भराव हो जाता है। ऐसे में नगर निगम, अगर कानपुर की बात करें तो नगर निगम कितना अलर्ट है, कितना तैयार है? तमाम जगहों पर जो जल भराव की स्थिति बनी हुई है, अभी भी बनी हुई है, बारिश होने के कई दिनों के बाद भी पानी भरा हुआ है। ऐसी जगहों पर मच्छर पनपेंगे, गंदगी होगी, जिससे लोग संक्रमित हो सकते हैं। तो नगर निगम कितना हमारा तैयार है, कैसी तैयारियां कर रहा है इन संक्रामित बीमारियों से बचाने के लिए और शहर को स्वच्छ रखने के लिए? देखिए मनोज जी, आपको बता दें, नगर निगम लाख दावा करता था, इस बार भी उन्होंने उनकी पोल जो खुलती हुई नजर आ रही है जी। कई बार उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग करी, उन्होंने बैठक करी, मगर कहीं ना कहीं इस बार जो नगर निगम की पोल जो है खुलती नजर आ रही है। जहां जहां देखिए, चाहे आलम मार्केट हो, चाहे वो घंटा घर हो, चाहे वो माल रोड हो, चाहे वो वीआईपी रोड हो, जगह जगह आपको जलमग्न दिखेगा। वही अगर शहर की बात करी जाए तो शहर में जो लोग रोज आने जाने खाने कमाने लोग जो निकलते, चाहे स्कूली वाहन हो, चाहे स्कूली बच्चे हो, वो लोग जाम में फंसे रहते हैं। मगर इसको नगर निगम जो केवल कागजी पे काम जो है कर रही है। फिलहाल जो यहाँ के अधिकारी हैं उन पर कब कार्रवाई होगी तो नगर निगम ही जानता है या वहाँ की महापौर जानती है जी। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और अहम सवाल हम आपसे पूछेंगे और ये आपकी आखिरी टिप्पणी होगी और आज के प्रोग्राम की भी आखिरी टिप्पणी होगी। डॉक्टर साहब, बरसात का समय है, जो डाइट की अगर हम बात कर लेते हैं, अभी मौजूदा समय में लोगों को किस तरीके के भोजन को वरीयता देनी चाहिए, किस तरीके के भोजन से बचना चाहिए? बाजार में तमाम खुली चीज़ें जो बिक रही होती हैं, वैसे तो वो हर महीने में नुकसानदायक होती हैं, लेकिन बरसात में खासकर किन चीज़ों को जो खुले मार्केट में बिक रही हैं उनसे लोगों को दूरी बना के रखनी चाहिए ताकि वो स्वस्थ रह सकें? देखिए, बहुत जरूरी है कि जो आपने जैसे बिल्कुल सही कहा है, बरसात में ही नहीं, किसी भी मौसम में अगर हम कोई चीज रोड साइड खा रहे हैं और वहां गर्दा उड़ रही है, मक्खी मच्छर आ रहे हैं, खाने में पड़ रहे हैं, तो वो चीजें नहीं खानी चाहिए। 2 या 3 चीज बासी जो सामान होता है उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। जो जंक फूड होते हैं, जंक फूड का मतलब जहां पे हम लोग जंक फूड की बात करते हैं, यानी वो आहार जो हमारी बॉडी को डैमेज करते हैं, उसका सीधा हम लोगों का ध्यान जाता है, पिज्जा है, बर्गर है, कोल्ड ड्रिंक्स है। लेकिन हम लोग इंडियन जंक फूड के बारे में बात नहीं करते हैं। जो समोसे हैं, खस्ते हैं, जलेबी है, बुरे नहीं है, लेकिन अत्यधिक उसका उपयोग करना जो हमारी बॉडी को डैमेज करता है, हमारी ओबेसिटी बढ़ाता है। ओबेसिटी या मोटापा कम से कम
यानी कितनी बीमारियों का एक अम्ब्रेला है जिसके कारण से हम लोगों को बहुत सारी बीमारियां, चाहे डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट से संबंधित बीमारी हो, नी जॉइंट की प्रॉब्लम हो, बॉडी में इन्फ्लेमेटरी डाइट कहलाती है, जो मैदा की बनी हुई चीजें होती हैं जिनको बार बार हम तलते हैं, जो रोड साइड में चीजें तली जा रही हैं और उसी घी में, तेल में बार बार तलते हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे तत्व ज्यादा होते हैं जो बॉडी को डैमेज करते हैं। तो पोल्यूशन की बात करें, चाहे हम रोड साइड में खाने की बात करें, हम लोग की डाइट की बात करें, या फिर हम लोग का जो आचरण है, जो हम लोग की लाइफ स्टाइल है, वो एक महत्वपूर्ण एक इसमें भूमिका प्रदान करती है। हम लोग को 1 घंटे, अगर आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर 1 घंटे भी नहीं अगर अपने दे सकते हैं, तो शायद आप कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, या आप कितने भी बड़े स्पोर्ट्समैन हो, आपको एक जगह जा करके आप उसमें डाइट के, आपके स्वास्थ्य की वजह से आप अपने चीज में आप महत्वपूर्ण वो भूमिका जो होती है वो आप नहीं निभा सकते हैं। तो अपनी डाइट के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, यानी कि अगर आपके खाने में उस मौसम की जो फ्रूट्स होते हैं, उस मौसम के जो फल हैं, सब्जियां हैं, वो अगर आप लेते हैं, वो सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। तो ऊपर वाला भी उस मौसम में उन्हीं चीजों को प्रयोग करता है, देता है, और उस जगह को जो साउथ में चीजें मिलती हैं या जो बॉम्बे साइड में मिलती हैं, जो यूपी में मिलती हैं, मौसम के हिसाब से वो चीजें होती हैं। और फ्रेश चीजों का उपयोग करें जी। आपकी थाली में जितने रंगीन और फ्रेश चीजें होती हैं वो ज्यादा आपके लिए पौष्टिक होती हैं। जिन चीजों में एक्सपायरी पड़ी होती है, प्रिजर्वेटिव पड़े होते हैं, वो हमेशा हानिकारक होते हैं, स्पेशली बच्चों के लिए। आज हम लोग बच्चों को टीवी के सामने रह करके टीवी दिखाते हुए डाइट में देते हैं, और वो चीजें देते हैं जो रेडीमेड होती है, वो बच्चों के लिए भी हानिकारक होती है, बड़ों के लिए भी हानिकारक होती है। बच्चे अगर वो चीजें चबा के नहीं खा रहे हैं और सीधे पेट में जा रही हैं, तो उनके जो फेस की बोन होती है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होती है और वो हानिकारक होती है। तो चीजों को टाइम से, समय से रह करके जो हमारे ओल्ड जो सिस्टम है, अगर उनको हम फॉलो करें, खाते समय बोलना नहीं है, खाते समय टीवी का उपयोग नहीं करना है, हर आदमी को मोबाइल। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आपके जो महत्वपूर्ण सुझाव है निश्चित रूप से हमारे दर्शकों ने सुने होंगे और उन सुझावों से काफी कुछ उनको लाभ होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। रविंद्र चपराना जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे संवाददाताओं का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज।